वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आप लोगों को ये क्लास 10th बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हम कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये है ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन की बात। तो आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इसके बाद इसी में आज हम पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए 2 या 3 टर्म जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो पूछे जाते हैं 2 नंबर में, अक्सर 2 या 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर उससे नहीं आते हैं। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है, इसके बाद फिर फीमेल, फिर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। Male reproductive system. The main male sex organs are the penis and testicles. Testicles मतलब testis की बात हो रही है। Testicle produces semen and sperm, मतलब कि जो sperm production होता है वो testis में होता है। The formation of germ cells or sperms takes place in the testis by the process of spermatogenesis। और ये एक कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। आप देख सकते हैं आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पेनिस कहते हैं। पेनिस के आगे का पोर्शन जो थोड़ा स्वलन होता है उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे फोर स्किन या प्रप्यूस भी कहते हैं। उसके बीच में जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए, बाहर इजैकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए। इसके अगल बगल जो रेड कलर के आप देख रहे हैं वो स्पंजस टिश्यू होते हैं जो इरेक्शन में काम आते हैं। देन ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो ये जो तीनों दिख रहे हैं ये हेल्पिंग या आप कह सकते हो कि एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, नीचे आप टेस्टिस देख रहे हैं, वहाँ पे होता है जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। देन एपिडिडाइमस में जो मैच्योर स्पर्म होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ से वैसा डिफरेंस में वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। जब उनका यूज़ होता है तो इसी वैसा डिफरेंस के थ्रू वो आगे निकलते हैं। सो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Testes are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। ठीक है, इसीलिए बाहर होता है, जबकि फ़ीमेल में ओवरीज मतलब स्टमक में ही रहते हैं, स्टमक के आसपास ही आपको मिल जाएगा। देन बॉडी के अंदर मतलब वहाँ मिल जाएगा। देन टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, इसको मेल हार्मोन बोलते हैं। इन एडिशन to regulating the formation of sperms, testosterone brings about the changes in the appearance in the boys at the time of puberty, जैसे आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा और मजबूत होना, और क्या बोलते हैं थाई के थोड़ा आसपास बोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हल्का फुल्का फैट डिपॉजिट हो जाता है और दाढ़ियाँ आ जाती हैं, मूछें आ जाती हैं, वो मतलब हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। देन प्यूबिक हेयर ग्रो होने शुरू होते, आर्म पिट्स में जो हेयर्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो ये बहुत सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को अपीयर कराता है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वेसा डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। फिर वहाँ के बाद वो यूरिनोजेनेटल पाथवे हो जाता है, यानी कॉमन पाथवे हो जाता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अलॉन्ग द पाथ ऑफ वेसा डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स एंड देयर सिक्रीशंस so that sperm are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। है ना, उसमें फ्रक्टोज़ होता है। ह्यूमन बॉडी में कहीं और फ्रक्टोज़ होता नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्पर्म के ये हेल्पिंग ग्लैंड्स हैं ना उनमें फ्रक्टोज़ बनता है और उसी से एनर्जी वगैरह मिलती रहती है, स्पर्म जिंदा रहता है।
स्पर्म को मतलब ये भी डिटेक्ट हो जाता है कि अगर यहाँ पे स्पर्म है तो कैसे टेस्ट करेंगे, फ्रक्टोज को चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे फ्रक्टोज है। अगर फ्रक्टोज है मतलब स्पर्म डोनेट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड होता है, क्योंकि किसी भी एनिमल में फ्रक्टोज नहीं बनता। फ्रक्टोज हमेशा प्लांट्स का प्रोडक्ट है ना, प्लांट में बनता है। लेकिन ह्यूमन के स्पर्म में जो ये हेल्पिंग ग्लैंड्स आप देख रहे हो, इनका जो फ्लूइड है उसमें फ्रक्टोज होता है। ये याद कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड वाली कंडीशन है ये। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट puberty. The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase the number. तो इसमें से फिर मदर सेल्स रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. Now some of the spermatogonia are called primary spermatocyte, periodically undergo meiosis. और एक मदर सेल से फिर 4 डॉटर सेल बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, उसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, तो वो हो गया मेल गैमेट। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। नीचे एक फ्लो चार्ट में हम देखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट the first meiotic division, that is reduction division, leading to the formation of 2 equal haploid cells, and these are known as secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. ठीक है, फिर बाद में इन पे टेल और मिडिल पीस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गेन होता है, तो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, या जिसको आप स्पर्म भी बोलते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटिलियोसिस, है ना, वो भी बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल क्या होती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल होती है। तो जो स्पर्म बन गया उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो स्पर्मेटिड बना है उसमें टेल और हेड और एक्रोसोम और मिडिल पीस गेन होना, मतलब वो स्पर्मेटोजोआ वाली कंडीशन बनेगी, है ना। और स्पर्मिएशन का मतलब होता है स्पर्म का रिलीज़ होना, मतलब वो मैच्योर स्पर्म बन गए हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बना है, इसको आप देख के इसको याद भी कर सकते हो। वैसे ये 10th में बहुत कम ही पूछता है ना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये 10th में बहुत कम होता है, पर अगर आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिशन्स देने हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखा था सेम वही। एट प्यूबर्टी जर्म सेल 46, फिर उसमें माइटोसिस हुआ, मैच्योर सेल बना, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, meiosis हुआ, secondary spermatocyte, then spermatid and spermatozoa. The urethra thus form the common passage for both sperm and urine. ये तो मैंने पहले आपको समझाया। The sperm are what? Tiny bodies that consist of mainly genetic materials and a long tail that helps them to move towards the फीमेल जर्म सेल, यानी एग की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें होने वाली प्रोसेस। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें होने वाली प्रोसेस यानी एग बनने की प्रोसेस, उसको हम oogenesis बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल्स और eggs are made in the ovaries. They are also responsible for the production of some hormones, जो female hormones होंगे especially. Eggs are formed by the process of oogenesis.
that is egg formation. Now see the structure of female reproductive system. ठीक है, ये एक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओवरीज जो दोनों तरफ हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड में, ये पेयर होता है. ठीक है, इसके ऊपर फेलोपियन ट्यूब होता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू ये एग को रिसीव करता है. फेलोपियन ट्यूब बीच में आके जुड़ जाते हैं, जिसको आप वॉम्ब कहते हो या यूटेरस कहते हैं. यूटेरस की 3 लाइनिंग्स होती हैं. सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो रेड कलर से बना हुआ दिख रहा है वो है एंडोमेट्रियम. एंडो मीन्स इनर साइड है ना, पेरी मीन्स बाहर, परिधि पे. तो जो एंडोमेट्रियम होता है वही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो वही कट के बाहर निकलता है ब्लड के फॉर्म में, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं. वो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता रहता है वो प्रोसेस. उसको मेंसेस या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं. वो एक नए मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग को शो करता है. ये तो एक साइकिल है, अभी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं. देन नीचे कंस्ट्रक्टेड पार्ट है सर्विक्स, एंड आउटर साइड में जो ओपन होता है, ओपनिंग होता है इस सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं वेगाइना या वेजाइना. ठीक है. देन oogenesis की प्रोसेस, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बन रहा था, ऐसे आप यहाँ पे oogenesis देख सकते हो. यहाँ पे oogenesis थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. oogenesis भी आपके 10th में नहीं पूछा जाता है, बस प्रोसेस पूछी जाती है कि किस प्रोसेस के थ्रू फीमेल एग बनता है ना. पर ये प्रोसेस पूछा नहीं जाता है कि आप इसको ड्रॉ करिए. ठीक, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में वही कॉम्पिटिशन्स देने हैं, खुद को प्रिपेयर करना है, तो आप इसे पढ़ सकते हो. oogenesis की प्रोसेस में सबसे पहले एक oogoनियम है, जो कि ये सब कहाँ होगा, ये सब होगा ओवरी के अंदर. ये प्रोसेस कहाँ होगी, ओवरी के अंदर. तो oogoनियम, उसमें माइटोसिस होगा, तो उससे बनेगा प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी oocyte, देन उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी जो कि 23 क्रोमोसोम्स के साथ होंगी. मतलब 46 से हाफ हो गई, यानी 2n से n हो गई, है ना. अब ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगी वो अनइक्वल टाइप की होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी. तो जो बड़ी बनती है वो फंक्शनल होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. और जो छोटी वाली होती है वो फंक्शनल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. वो बाद में डेथ हो जाती है उसकी, वो किसी काम का नहीं होता है. अब जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या होता है कि फिर से मियोसिस 2, मतलब मियोसिस कंप्लीट होता है. अभी तो एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ मियोसिस का, फिर मियोसिस कंप्लीट होता है और उससे फिर 2 सेल बनती है अनइक्वल टाइप की, है ना, एक छोटी एक बड़ी. तो जो बड़ी बनती है वो मैच्योर फीमेल गैमीट यानी एग या ओवम होता है, और जो छोटा बनता है वो सेकंड पोलर बॉडी होता है, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी काम का नहीं है. अब ये प्रोसेस ही oogenesis कहलाता है. ओके, सो अब हम आगे की ओर मूव करते हैं. When girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries, मतलब either of the ovaries, या तो राइट साइड वाले से या लेफ़्ट साइड वाले से. 1 महीने में एक एग बनेगा और किसी एक ओवरी से बनेगा. दोनों ओवरी एक साथ फंक्शन नहीं करेंगे. ठीक है, यही नेचर का बैलेंस है यहाँ पे. द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा था उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है. द 2 ओविडक्ट यूनाइट्स into an elastic bag like structure known as uterus. उसी को आप वॉम्ब बोलते हो, गर्भाशय बोलते हो हिंदी में, बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं उसके लिए. द यूटेरस ओपन्स द वेजाइना इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. वेजाइना जो है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसको मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया के फॉर्म में हम लोग कंसीडर करते हैं. The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the eggs
और जब एनकाउंटर करेंगे अगर उस परफेक्ट मैच करते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है, मतलब फीटस का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो बोलते हैं ना, एम्ब्रियो फिर फीटस, फिर वो कंप्लीट बेबी में डेवलप होता है। अब जब वो फुल मैच्योर हो जाता है 9 महीने में तो बाहर आ जाता है। आगे हम उसको भी देख लेते हैं स्टेप वाइज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्टिलाइज्ड एग्स, द जाइगोट get implanted in the lining of uterus and starts dividing, और डिवाइड होने से ही फिर ये क्या बोलते हैं बॉडी में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे 9 महीने में एक बेबी के फॉर्म में तैयार हो जाता है और बाहर आता है। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickness and is richly supplied with the blood, and this is why this is because to provide nutrition to the embryo. The embryo get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Placenta से फिर umbilical cord निकलता है और वो बच्चे के साथ जुड़ जाता है ना। एक स्पेशल कनेक्शन होता है मदर के बीच में और जो डेवलपिंग फीटस है उसके बीच में। मतलब न्यूट्रिशन से लेके गैसियस एक्सचेंज से लेकर के वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज सब कुछ उस प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो ऐसा कनेक्शन वर्ल्ड में कहीं और कभी नहीं देखा जाता है। तो माँ से बढ़ के तो फ़िलहाल कोई भी नहीं। प्लीज़ कभी भी अपने मम्मी को डिसरेस्पेक्ट मत करना। ओके आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ किसकी बात हो रही है? प्लेसेंटा की। दिस इज़ अ डिस्क which is embedded in uterine wall. It contains villi on the embryo's side of the tissue. On the mother's side, a blood space which surrounds the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. और embryo का फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर के थ्रू, बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये डेवलपमेंट होता है। देखिए जेस्टेशन पीरियड के 6 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ता का मतलब होता है 1 महीना है अप्रॉक्सीमेटली, 1 मंथ से थोड़े से ज़्यादा दिन, 36 डेज़ है ना। तो लगभग उतने दिन में एक शेप बनना शुरू हो जाता है और एक्सटर्नल हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। और ये हार्ट जो बनने का प्रोसेस है ये लगभग 2.5 से 3 महीने में एकदम सही हो जाता है। और 3 महीने में तो हार्ट साउंड और ब्रेन का डेवलपमेंट, आर्म बर्ड्स ये बनने शुरू हो जाते हैं। जेस्टेशनल एज से वीक्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम। 12 वीक्स के बाद पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इसमें मैचुरेशन अभी बाकी होता है और अभी आइज़ ओपन नहीं होती हैं। देन 17 वीक्स के बाद ईयर कंप्लीट तैयार हो जाता है, नोज़ का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, लिम्स अच्छे से बन जाते हैं, बॉडी मैच्योरिटी की ओर बननी शुरू होती है और लगभग 25 वीक आते आते वो बॉडी तैयार हो जाता है और ब्रेन भी लगभग 70% तक डेवलप हो जाता है। एंड 36 to 38 वीक्स में ब्रेन 90% तक मैच्योर हो जाता है, मतलब कि वो तैयार हो जाता है और बॉडी भी पूरी तरह से रेडी होती है बाहर डिलीवर होने के लिए। जब ये रेडी हो जाता है, अब 38 वीक का मतलब लगभग 9 महीना है ना। तो जब ये रेडी हो जाता है तो ये सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं अपने मदर को और वहाँ से ये बाहर की ओर फिर प्रोपेल होके बाहर निकलते हैं, जिसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है मदर को, उसको लेबर पेन बोलते हैं, है ना। तो उसके थ्रू फिर ये बाहर निकल जाते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द placenta. The development of a child inside the mother body takes approximately 9 months, and the child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus.
अब दो टर्म हैं, जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और एडोलसेंस, इसको देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में। सो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ओके, द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगिंस बिटवीन 12 to 15 ईयर्स ऑफ द एज। ये थोड़ा ऊपर और नीचे भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, हेल्थ एंड हाइजीन, बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये एज डिफरेंस नीचे और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। जब ये पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी की लाइफ साइकिल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं मीनार्क। और जब मेंस्ट्रुएशन हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। सो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स अकरिंग आफ्टर मीनोपॉज which usually occurs between 45 to 55 years of the age. The menstrual cycle is a regular natural change that occurs in the female reproductive system, specifically the uterus and the ovaries, that makes pregnancy possible. The cycle is required for the production of oocytes and for the preparation of the uterus and pregnancy. The uterine cycle is divided into menstruation, proliferative phase and secretory phase. ठीक है, menstruation मतलब जहाँ पे ब्लड निकलता है 2 से 3 दिन या 4 दिन तक। proliferative phase का मतलब कि जब एग मैच्योर होके बाहर निकलता है लगभग 14वें दिन यानी 14 दिन तक, और उसके बाद हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन, तो सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट अराउंड 2 to 7 डेज़, वो भी डिपेंड करता है कि हेल्थ एंड हाइजीन कैसी है। ठीक है, एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन फीमेल में ये 2 से 4 डेज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वो 7 डेज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। If egg is not fertilized by anyhow, then it will destroyed after 1 day. ठीक है, यानी लगभग 48 या 72 घंटे में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड एज अ रिज़ल्ट द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम बिगिन टू ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेगाइना। इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। आइडियली साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 28 days. First 14 days are known as follicular phase, whereas the last 14 days are known as the luteal phase because of the कार्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है। सो एक शॉर्ट नोट हो गया ये। अब एडोलसेंस की बात करते हैं। एडोलसेंस इज़ द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर लाइफ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक अवस्था है ना। चाइल्डहुड यानी बचपन और एडल्टहुड यानी युवा अवस्था के बीच एक स्टेज आती है जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं हिंदी में, दैट इज़ एडोलसेंस या एडोलसेंट। ठीक है, एडोलसेंट इज़ एनी पर्सन बिटवीन द एज 10 to 19 ईयर्स। आप टीन एज बोल सकते हो, 10 थोड़ा 10 को बढ़ा के 13 कर सकते हो। 13 से 19 यानी जो टीन एज होता है ना, इसको एडोलसेंट बोलते हैं। ये इमोशनली बहुत ही एक्टिव स्टेज होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें फीलिंग आती है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, फिर कुछ देर के बाद फीलिंग आती नहीं नहीं अभी तो मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फीलिंग वाला फेज़ होता है, इमोशनल फेज़ होता है। बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, किसी के लिए भी अट्रैक्ट हो जाना, किसी से भी गुस्सा कर लेना, किसी से भी लड़ाई करने, किसी को भी प्यार करने लगना, मतलब सब कुछ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। कभी एग्ज़ाम का डर हो जाता है, कभी सुसाइड करने का मन करेगा, कभी लगेगा दुनिया को अकेले ही हरा दूँगा, मतलब सब कुछ। तो ये एडोलसेंस की स्टेज होती है, इसलिए इसमें बहुत कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। इसको संघर्ष और तूफ़ान वाली कंडीशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग डेवलप स्पेशल टिश्यू and organs for the purpose of sexual reproduction during this phase. However, while the body of individual organisms is growing into its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening,
the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. Thus, as a rate of general body growth begins to slow down, है ना, बॉडी का जो अभी तक बहुत तेज़ी से बॉडी ग्रो कर रही थी वो स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाता है. ओके, एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिकम टू mature. This period during adolescence is called puberty. Now, what are the changes after the puberty here takes place actually? These are some changes takes place that are different between boys and girls. दोनों में अलग अलग changes आते हैं ना. तो in girls, breast size begin to increase with the darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast. Also girls begin to menstruate, है ना, at around this time. जबकि बॉयज़ की बात करें तो they have new thick hair grow on the face and voice become to crack, फटने लगती है आवाज़. Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night dreams. So ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे फिनिश होता है हमारा वो पार्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ा था. अब ह्यूमन हेल्थ से यानी रिप्रोडक्शन रिलेटेड हेल्थ से, जिसको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, ये पार्ट शुरू होता है. और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. सिंस the sexual act is very intimate connection of the bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These includes bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, and the viral infections such as warts and HIV/AIDS. ये डिजीज़ेज़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती हैं. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है. यूजिंग अ कवरिंग दैट इज़ कॉन्डम, ठीक है, यूजिंग अ कवरिंग फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट. ठीक है, तो बचाव करना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसी डिज़ीज़ का कोई दवाई नहीं होता. मतलब इसको आप सही नहीं, अगर एक बार हो गया तो आप सही नहीं कर सकते. इससे बढ़िया है कि आप प्रिकॉशंस यूज़ करिए. कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है? एक तरह की दवाई होती हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ होता है ना. एक मेथड कॉन्डम भी होता है, वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन वो फिज़िकल है. इसी तरह से केमिकल टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. These are devices or tools to avoid pregnancy. Condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. Oral pills are another examples. However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. मतलब दवाई जो केमिकल आप लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं. Other contraceptive devices such as the loop और copper T, ये भी आपको जो सर्जन होते हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी में इसको इम्प्लांट करते हैं, लगाते हैं. फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में इसको नहीं यूज़ किया जाता है. सो कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन इन द यूटेरस. तो सबसे अच्छा यूज़ हो गया कॉन्डम्स का यूज़ करना, चाहे वो मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम हो, इनका यूज़ करना सबसे अच्छा होता है. अब अगर परमानेंट मेजरमेंट करना है तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्लोज़ कर दीजिए, फिर उससे अच्छा कुछ भी नहीं. इफ़ द वैसा डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not able to reach the uterus. In both the cases, fertilization will not take place. इन दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन की चांसेस ज़ीरो हो जाएंगी. ये बहुत ही सेफ़ मेथड है, लेकिन
इरिवर्सिबल हैं, यानी फिर पीछे नहीं आ सकते। एक बार आपने कर दिया फिर पीछे इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। अब इसको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर सकता है ना, किसी कम स्पेशलिस्ट आदमी से आपने करा लिया तो आपकी लाइफ हो सकता है बॉडी ही प्रॉब्लम है जहाँ हमेशा हमेशा के लिए। तो हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए, सर्जन से ही कराना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट या अच्छे सर्जन से कराना चाहिए। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड सम अदर प्रॉब्लम्स इफ़ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली, है ना। इसीलिए हमेशा अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए सर्जरी। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बट इंडिया में ये बैन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे कुछ नियम बना रखे हैं, ठीक है। व्हेन वैसे डिफरेंस इज़ ब्लॉक्ड बाय सर्जिकल मेथड इट इज़ कॉल्ड वैसेक्टॉमी। आप देख रहे हो फिगर यहाँ पे, तो जो लेफ़्ट साइड में फिगर देख रहे हो ये वैसेक्टॉमी है। वैसे डिफरेंस को कट किया और उसको बांध दिया गया है। व्हेन फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड बाय द सर्जिकल मेथड देन इट इज़ नोन एज ट्यूबेक्टॉमी। राइट साइड में आप देखिए फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांधा गया है, ये ट्यूबेक्टॉमी है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, है ना, होता है, बट फ़िलहाल तो ये इंडिया में बैन है। दीज मे बी मिस यूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, है ना। जैसे कुछ लोग लड़कियों को नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि उनके लड़के पैदा हों, और लड़कियों को मारने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसको चेक करने पे और इसको यूज़ करने पे 100% बैन कर दिया है, जब तक कि डेवलपिंग फीटस को कोई बहुत भयंकर डिजीज़ ना हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा, उसके लिए कम से कम 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मंजूरी होनी चाहिए, पेपर पे साइन होना चाहिए, और ये एकदम नियम और कानून के हिसाब से होना चाहिए। ओके, एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सेलेक्शन एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस, है ना, जो फीमेल फीटस, जो छोटा सा बच्चा अभी पेट में डेवलप ही नहीं हुआ है उसको मार डालते हैं। तो ये लोग बिल्कुल दुष्ट किस्म के होते हैं, लोगों से बच के ही रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से तो जितनी नफ़रत करिए कम है। खैर, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड। अब देखिए इंडिया में ये कितना कम हो गया, और इसकी वजह से न्यूज़ तो आप लोग बहुत सारा देखते होंगे, अनयूजुअल चीज़ें। तो ये बहुत ही गलत है। सब कुछ भगवान ने बनाया है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी कलर का हो, ब्लैक हो वाइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कुछ भगवान ने बनाया और सब कुछ एक तरह से उसने बनाया है, तो कभी किसी को छोटा या बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फेटिसाइड्स, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by the law in India, है ना। यानी पहले से इसको पता करना बहुत ही कानूनन जुर्म कर दिया गया भारत में। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे होंगे। अगर आपको इस तरह के और नोट्स चाहिए तो आप मेरे नोट्स को फ्लिपकार्ट, अमेज़न और pothi.com से ख़रीद सकते हैं, या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।